हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास कंपनीज एक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, छोटा मोटा ही बचा है इसके अंदर। तो आज हमें अपने पास शुरू करना है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ एक बार, बट एक बार और डिस्कस करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि हमने पढ़ा है क्या है, कंपनी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोलते हैं अपने पास एमओए। तो एमओए में लिखा है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, मतलब कंपनी की पावर्स बताई गई हैं, ठीक है। अब वो पावर्स कैसे यूज़ की जाएंगी या उनका कंपनी इंटरनली मैनेजमेंट कैसे रखेगी अपना, वो सब बातें लिखी हैं कहाँ पे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ठीक है। अब अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में देखोगे तो तुम देखते कहोगे ये क्या फुद्दू डेफिनेशन है। जैसे मेमोरेंडम की डेफिनेशन बहुत ही बेकार सी दी है, आर्टिकल्स की डेफिनेशन भी बहुत बेकार सी दी है। क्या डेफिनेशन लिखी है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मीन्स आर्टिकल्स एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ और अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो आर्टिकल्स पिछले कंपनीज एक्ट में बनाए गए या पिछले कंपनीज एक्ट में ऑल्टर किए गए वो आर्टिकल्स माने जाएंगे, या फिर जो आर्टिकल्स इस एक्ट में बनाए गए या जो इस एक्ट के अंदर ऑल्टर किए गए वो हैं आर्टिकल्स। अरे भाई, आर्टिकल्स की डेफिनेशन में आर्टिकल्स बोलोगे तो आर्टिकल्स कैसे पता चलेगा क्या है। तो आर्टिकल्स को फिर अलग से लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी कि आर्टिकल्स हैं बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैनेजमेंट को इंटरनली अपने पास फॉलो करनी रहेंगी। तो देखो क्या कह रहा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम्ड टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। Just as MOA contains the fundamental conditions upon which the company is allowed to be incorporated, so also the articles are the internal regulations of the company. These general functions of the articles have been summed up by Lord Keynes in Ashbury Carriage Company versus Riche. इसमें देखो आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या बताई गई लॉर्ड केन्स के द्वारा, मतलब जो कोर्ट के जो जज होता है उसको यूके में लॉर्ड बोलते हैं। तो लॉर्ड केन्स ने क्या जजमेंट दी, द आर्टिकल्स प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब आर्टिकल्स जो है वो एमओए के नीचे रह के काम करते हैं, एमओए के बराबर नहीं, एमओए से ऊपर नहीं जाते, एमओए के नीचे अंडर में रह के काम करते हैं। दे एक्सेप्ट एमओए एज द चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सो एक्सेप्टिंग इट द आर्टिकल्स प्रोसीड टू डिफाइन द ड्यूटीज, राइट्स and powers of the governing body as between themselves and the company, and the mode and form in which the business of the company is to be carried on, and the mode and form in which changes in the internal regulation of the company may from time to time be made. तो क्या बता रहा है, आर्टिकल्स को बोलते हैं कि आर्टिकल्स क्या हैं, सब्सिडरी हैं मेमोरेंडम के, और वो एमओए को अपना माई बाप भगवान मानते हैं, यानी कि आर्टिकल्स को एमओए को मानते हैं कि वो चार्टर है। और आर्टिकल्स में क्या लिखा है, ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी का मतलब क्या है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ड्यूटी, राइट्स एंड पावर्स क्या हैं वो बताएगा। फिर बिजनेस किस तरीके से चलाया जाएगा ये बात आर्टिकल्स में लिखी होगी, और अगर कभी इंटरनल रेगुलेशंस को चेंज करना रहा तो वो भी कैसे चेंज किए जाएंगे, ये सब बातें आर्टिकल्स में लिखी जाएंगी। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल्स इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, हेंस इट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड स्ट्रिक्टली. It regulates domestic management of a company and it creates certain rights and obligations between the members and the company. तो articles are the bylaws of the company according to which the directors and other officers are required to perform their functions as regards the management. तो वही चीज़ bylaws मतलब एक तरीके से कानून है कि किस तरीके से डायरेक्टर्स और किस तरीके से कंपनी के एम्प्लॉयज़ या दूसरे ऑफिसर्स फंक्शन कैसे करेंगे, क्या मैनेजमेंट रहेगी, कैसे चलेगी, अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, ऑडिट कैसे होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब लिखा होगा वहाँ पे। तो सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड कंटेंट्स एंड मॉडल ऑफ द आर्टिकल्स, द सेक्शन लेज डाउन द फॉलोइंग लॉ। तो सेक्शन 5 कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है कि आर्टिकल्स कंटेन द रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो भी मैटर्स आप लिखोगे वो सारे मैटर्स कंपनी के ऊपर अप्लाई होंगे। आप इनमें एडिशनल मैटर्स भी डाल सकते हो, कुछ मैटर्स तो कंपनीज एक्ट आपको पहले से बताएगा, कुछ आप चाहो तो अपनी तरफ से भी एडिशनल मैटर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इसके अंदर प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट भी डाला जा सकता है।
अब देखो ये प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट क्या होते हैं, क्या है, कंपनीज एक्ट ने कुछ कुछ चीज़ों को बोला है आप कैसे कैसे कर सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने सब कुछ बता रखा है। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी। आपको अगर कोई चीज़ कंपनी का नाम चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हेड ऑफिस चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, या आपको अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लिखी होती है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो कंपनीज एक्ट में जैसे कहीं कहीं पे लिखा है कि आपको OR पास करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे लिखा है आपको SR पास करना पड़ेगा। OR का मतलब है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, SR का मतलब है स्पेशल रेजोल्यूशन, जिनका मतलब क्या है, ये रेजोल्यूशन पास पहली चीज़ तो कौन करता है, ये पास करते हैं मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। कहाँ पास करते हैं, जनरल मीटिंग्स में। जब भी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, जनरल मीटिंग क्या होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है कंपनी के साथ, और वहाँ पे शेयर होल्डर्स इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जनरल मीटिंग में पास होते हैं OR और SR, कौन करता है पास, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स पास करते हैं इसको। अब OR क्या है और SR क्या है, कुछ कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें अगर 51% लोगों ने हाँ कर दी तो वो मैटर पास हो जाएगा। मतलब मेजॉरिटी लोगों ने अगर हाँ कर दी, 51% लोगों ने, तो अब वो क्या कहेंगे, वो मैटर पास हो गया। तो जिन मैटर्स पे भी 51% की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं हम OR। पर कुछ कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनमें 51% से काम नहीं चलेगा, आपको और ज़्यादा लोगों की हाँ चाहिए होगी, तो वो कितनी है, 75%, उसको बोलते हैं हम स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कुछ कुछ मैटर्स पे 51% अगर लोगों ने हाँ कर दी तो पास हो जाएगा, कुछ कुछ मैटर्स पे जब तक 75% लोग हाँ नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ पास नहीं होगी, उसको बोलते हैं हम स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कंपनीज एक्ट ने बोला, मान के चलो कि जैसे कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि आपको ये मुद्दा पास करना है, अगर आपको ये इस चीज़ पे हाँ करवानी है तो 51% लोग अगर हाँ कर दें तो आप ये काम कर सकते हो। बट अगर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने कंपनी फॉर्म करी थी, वो चाहते हैं कि यार कुछ मैटर को बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए, तो फिर वैसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो जिस मैटर को भी चेंज करना मुश्किल करना चाहते हैं उस मैटर को इंट्रेंच कर दें। ठीक है, अब जब उसको इंट्रेंच कर देंगे तो फिर उसको बदलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे समझो जैसे तुमने देखा है जब भी कभी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, डेबिट कार्ड लगाते हो कहीं पे, तो एक छोटा सा बिल प्रिंट होकर आता है। ठीक है, वो बिल की जो इंक होती है वो कुछ दिनों में उड़ जाती है, खाली हो जाता है वो, क्योंकि वो रिंग हवा में गायब हो जाती है। तो अगर उसको गायब होने से बचाना है तो क्या कर सकते हो, उसको लैमिनेट करवा दो, है ना। या तुम्हारे सर्टिफिकेट्स जो हैं 10th के 12th के, तुम क्या करते हो, उनको लैमिनेट करवा देते हो ताकि वो उनकी इंक ना उड़ जाए या वो फट ना जाए, उनको वो खराब ना हो, उनको कुछ हो ना, है ना। तो ऐसे ही समझो कि कुछ कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनको बदला जा सकता है, उड़ सकते हैं वो, उनको ना बदलना तो आप उसको लैमिनेट कर रहे हो, उसको इंट्रेंच कर रहे हो। तो प्रमोटर्स क्या कर सकते हैं कि जिस मैटर को बदलना, चेंज करना मुश्किल करना चाहते हैं उसको इंट्रेंच कर दे, आर्टिकल्स में मेंशन कर दे कि ये मैटर इंट्रेंच हो गया है, और वो फिर इन्फॉर्म कर दे किसको, ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म कर दें कि हमने ये मैटर इंट्रेंच कर दिया है। ठीक है, तो फिर वो चाहे तो अब क्या कर सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए सिर्फ OR की जरूरत थी एज पर कंपनीज एक्ट, अब उसको चेंज करके कर सकते हैं कि नहीं उसको SR करवा दो, या फिर ये भी कर सकते हैं कि SR से भी काम नहीं चलेगा, उसके लिए 100% अप्रूवल चाहिए, जिसको हम बोलते हैं UR, यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें 100% लोग हाँ कर दें। ठीक है, या फिर वो कर सकते हैं SR, जिसमें SR की रिक्वायरमेंट है उसको कर सकते हैं कि UR हो जाए, मतलब जिसमें 100%, जब तक 100% अप्रूवल नहीं आएगा तब तक नहीं। ठीक है, कम नहीं कर सकते पावर, ध्यान रखना, कहो जिस मैटर पे SR चाहिए उसके लिए से 51% करवा लें, क्या ऐसा नहीं हो सकता। आप और स्ट्रिक्ट कर सकते हो, लूज नहीं कर सकते प्रोविजन को। ठीक है, तो क्या ये इंट्रेंचमेंट तभी कर सकते हैं जब कंपनी फॉर्म होती है, नहीं, बाद में भी कर सकते हो। कंपनी फॉर्म हो गई, आपको बाद में अगर किसी मैटर को चेंज करना मुश्किल कर दें तो फिर आप बाद में भी उसको मैटर को इंट्रेंच कर सकते हो। सिंपली क्या करो, इंट्रेंच कर दो आर्टिकल्स में और ROC को इन्फॉर्म कर दो, ROC अपने पास वो मैटर रिकॉर्ड कर लेगा कि ये मैटर इन्होंने इंट्रेंच कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट। देख लो, इंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है, टू प्रोटेक्ट समथिंग,
किसी चीज़ की रखवाली करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इंट्रेंच कैसे करेंगे, या तो आप फॉर्मेशन पे कर सकते हो या फिर आगे चल के आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हो। कैसे, अगर आगे चल के अमेंड करना है तो सभी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, और एक एसआर चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में। कहने मतलब क्या है, हमने अभी सीखा किसी मैटर को इंट्रेंच करना है तो इंट्रेंच कब करोगे, या तो कंपनी की फॉर्मेशन पे या फिर लेटर ऑन। तो अगर आप लेटर ऑन इंट्रेंच करते हो तो फिर मेंबर से पूछना पड़ेगा कितने। अगर प्राइवेट कंपनी है तो एसआर पास करना पड़ेगा, सॉरी एसआर नहीं, यूआर। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। और फॉर्मेशन पे तो अभी कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई है, तो फिर तो प्रमोटर्स डायरेक्टली आर्टिकल्स में मैटर डाल सकते हैं, वो इंट्रेंच तुरंत हो जाएगा। बट लेटर ऑन अगर आगे चल के करना है तो प्राइवेट कंपनी के केस में 100% जब तक शेयर होल्डर्स नहीं मानेंगे तब तक कोई मैटर इंट्रेंच हो सकता, या पब्लिक कंपनी केस में जब तक 75% लोग नहीं मान जाते, ठीक है। आगे, नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ इंट्रेंचमेंट, वो डिस्कस कर लिया, रजिस्ट्रार को आपको इन्फॉर्म भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स। याद करो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एमओए के फॉर्मेट दिए हुए हैं, टेबल ए बी सी डी ई, है ना। और वहीं मैंने बताया था कि आर्टिकल्स के लिए भी फॉर्मेट दिए गए। तो देख लो आर्टिकल्स के लिए भी फॉर्मेट है, टेबल एफ जी एच आई जे, ठीक है। तो वही सभी कंपनीज के लिए एक सिंगल फॉर्मेट है, डिपेंडिंग किस तरह की कंपनी, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल है, अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, या गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल है। तो ये हो गए मॉडल आर्टिकल्स। ये वही चीज़ है, मॉडल आर्टिकल्स बेसिकली जो टेबल एफ में दिए गए। मॉडल मतलब एक तरीके से एक आपने एक फॉर्मेट तैयार करके दे दिया, मॉडल तैयार करके दे दिया, आपको वही मॉडल फॉलो करना है, ठीक है। आगे, in case a company registered after the commencement of this act, in case of any company which is registered after the commencement of this act, in so far as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company, those regulations be the regulations of that company in the same manner and to the same extent as if they were contained in the duly registered articles of the company। तो सिंपली क्या कह रहा है कि जो भी नए कंपनीज एक्ट में फॉर्म हुई हैं कंपनीज, उन सभी को ये जो टेबल हैं एफ जी एच आई जे, जो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल्स को लगाना है, चलाना है। और जो भी मैटर उस मॉडल आर्टिकल्स को तोड़ता है वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो भी चीज़ टेबल एफ में लिखी है, जी एच में लिखी है, आप उन्हीं चीज़ों को कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। तो एमओए और एओए में फ़र्क क्या है? एमओए कंपनी का चार्टर, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। एओए जो है वो इसके अंडर में रह काम करते हैं, मतलब वो एक सब्सिडरी हैं। और ये क्या है, जो बेसिकली एमओए और एओए में जो भी लड़ाई होगी तो हमेशा एमओए की जीत होगी, एमओए ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। अल्ट्रा वायर्स, अगर आपने कोई भी चीज़ एमओए के बियॉन्ड जाके करी तो हम उसको बोलेंगे कि अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है, यानी कि आप वो काम कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने एमओए में वो चीज़ लिख दिया, एमओए के बियॉन्ड जा नहीं सकते। अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एमओए को ही ऑल्टर करना पड़ेगा। बट अगर कोई चीज़ एमओए के विद इन है बट आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायर्स है, आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाता है, पावर्स के बियॉन्ड, तो मेंबर से कर सकते हैं, उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। कैसे? आर्टिकल्स को ठीक कर दो, आर्टिकल्स में वो चीज़ डाल दो, अपना ऑटोमेटिकली वो चीज़ ठीक हो जाएगी क्योंकि वो एमओए के अंडर में। तो एक्ट्स डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए आर एब्सोल्युटली वॉइड, कर ही नहीं सकते। दे कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस वोट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। Articles of association govern the internal relationship between company and its members. Acts done by the company beyond its articles can be ratified by the shareholders. ये बात मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी। Registration. Every company must have its own memorandum. It must be compulsorily filed for registration. It must be in the following forms: A, B, C, D, E. और आर्टिकल्स के लिए क्या लिखा है, हर कंपनी के पास अपना आर्टिकल्स भी होना चाहिए, आर्टिकल्स भी कंपल्सरी फाइल होना चाहिए, और उसके लिए मॉडल है एफ जी एच आई जे। ऑल्ट्रेशन करना पॉसिबल है क्या? एमओए कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इजीली। आपको एमओए चेंज करना इजीली चेंज नहीं कर सकते,
आर्टिकल्स कैन बी चेंज इफ इट इज डिजायर्ड बाय 3/4 मेजॉरिटी, मतलब 75% लोग। नेचर, MOA क्या है? MOA contains the basic conditions on which the company is incorporated. It provides for name, situation clause, object clause, capital clause, liability clause of the company. याद करो मैंने बताया था MOA में 7 clauses होते हैं, वो चीज़ लिखी है यहाँ पे। आर्टिकल्स क्या है? रूल्स गवर्न इन द इंटरनल मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड्स फॉर रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। स्कोप क्या है? MOA बताएगा आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है और एक्सटेंट क्या है। और आर्टिकल क्या करता है? इट गवर्न्स द वे इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर टू बी कैरिड आउट। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट अगला आ रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मैंने ये वर्ड का मतलब पहले ही बताया था। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो देखो इसके अंदर सबसे पहला आ रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वैसे ना इंडोर मैनेजमेंट अलग है, अभी इसको आगे पढ़ेंगे हम। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये देखो, ठीक है। तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सा है, और मैं ये बात पहले डिस्कस भी कर चुका तुम लोगों से पिछली क्लास में। मैंने बताया था MOA और AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या था? हम लोग ROC के पास जाके किसी भी कंपनी का MOA और AOA देख सकते हैं। कैसे? सिंपली एक छोटी सी फीस पे करो और आपको ROC किसी भी कंपनी का MOA और AOA दे देगा। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी कौन? आउटसाइडर्स, जो कंपनी के बाहर, जो शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं, जो कंपनी के बाहर हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि कंपनी के साथ डील करने से पहले वो MOA और AOA को अच्छे से पढ़ लें, देख लें कि कंपनी जो काम कर रही है क्या वो कंपनी को ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन है कि वो कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती। अगर नहीं मेंशन्ड है और आप वो काम कर लेते हो तो कंपनी आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है आगे चल के उसको कैंसिल कर सकती है। उसके बदले में अगर पैसे देने तो उसको वो पैसे देने से मना कर सकती है। कोई सामान उसको मिल गया है तो वो सामान भी अपने पास रख सकती है, क्योंकि माना ये जाएगा कि आपने MOA और AOA को ना सिर्फ ठीक से पढ़ लिया है बल्कि समझ भी लिया है। तो MOA और AOA क्या कर रहे हैं? आपको एक इंफॉर्मेशन पहले से दे दी है पब्लिकली कि हम ये काम करते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। तो ये आउटसाइडर्स को एक तरीके से चेतावनी है, भैया डील करने से पहले पढ़ लेना, नहीं तो हम मान लेंगे तुमने पढ़ लिया, भले तुमने ना पढ़ा हो। ठीक है, अब जैसे तुम्हें अगर कहा जाए कि तुमने रेड लाइट तोड़ दी, ठीक है, और तुम्हें आगे चल के पुलिस वाले ने रोक लिया, तो क्या तुम्हें फाइन देना पड़ेगा? तुम कह रहे हो कि सर मुझे नहीं पता था कि भैया ट्रैफिक में रेड लाइट तोड़ने से फाइन लगता है, आज छोड़ दो, अगली बार नहीं करूंगा, अब पता चल गया, छोड़ देगा? नहीं ना। तो क्या हुआ? आपको कानून पता है नहीं पता, वो पब्लिकली अवेलेबल है। माना ये जाता है, तुम्हें पता है, तुम्हें अभी तक ये माना जाता है कि तुम्हें इंडिया के सारे लॉज पता हैं। तुमने तो अभी तक 3-4 लॉज ही पढ़े हैं, पर माना जाता है कि तुम्हें सारे लॉज पता है और समझ भी है तुम्हें सारे लॉज की। बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। अभी LLP पढ़ेंगे। LLP तुमने पढ़ा नहीं है, पर अभी के लिए माना जा रहा है कि तुमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम LLP इसके बाद नहीं पढ़ेंगे अब, ठीक है, क्योंकि तुमने समझ लिया है। तो इंडिया में ये माना जाता है कि आपने जो भी इंडिया में कानून बने आपको पता है, आपको नॉलेज है उन चीज़ों की। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे कि क्योंकि कंपनी का एक डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप डील करने आ रहे हो तो पहले वो पढ़ के आ रहे हो, समझ के आ रहे हो। तो ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स से। ठीक है, तो दिस सेक्शन 319 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एनी डॉक्यूमेंट kept by the ROC or make a record of the same or get a copy or extracts of any document including certificate of incorporation of any company on payment of the prescribed fees। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ROC के पास सबमिट किए जाते हैं आप उन सभी को जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो, उनकी कॉपीज ले सकते हो। सिंपली क्या करो? फीस पे कर दो। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट MOA and AOA when registered with ROC become public documents and then they can be inspected by anyone on payment of a nominal fees। Therefore, any person who contemplates मतलब जो इच्छा जताता है क्या of entering into a contract with the company
हैज़ द मीन्स ऑफ एसरटेनिंग द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो जो भी कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इच्छा जताता है, उसके पास वो जरिया है, मीन्स है कि वो क्या कर सकता है, पावर्स ऑफ द कंपनी को पता कर सकता है, एसरटेन कर सकता है, एंड इज दस प्रिज्यूम्ड टू हैव रेड दीज डॉक्यूमेंट्स एंड अंडरस्टूड देम। पढ़ तो लिया ही है, साथ साथ समझ भी आ गया है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। Even if the party dealing with the company does not have actual notice, आपको पता नहीं है, मान लो तुमने पढ़ा ही नहीं है, it will be presumed that he has an implied notice of them. Consequently, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? If a person, गलती से इल लिख दिया है, if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in the memorandum or outside the limit set on the authority of the debtors as per the memorandum of articles, he cannot as a general rule acquire any rights under the contract against the company. तो कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, उसको कोई सामान मिल गया तो सामान अपने पास रख सकती है, पैसे पे करने थे, पैसे पे करने से मना कर देती है, तो कुछ नहीं कर सकते, कंपनी पे केस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस से मतलब क्या चलता है, वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट्स और नॉट, ही इज प्रिज्यूम्ड टू हैव knowledge of the contents. He is not only presumed to have read the documents but also understood them. Every person dealing with the company not only has constructive notice of the MOA and AOA but also of other related documents such as special resolutions etc. which are required to be registered with ROC. मतलब ये बात MOA और AOA के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जो भी डॉक्यूमेंट्स ROC के पास सबमिट किए जाते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, तो आपको उन चीज़ों की भी नॉलेज है। ठीक है, thus if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in MOA or outside the authority of the directors as per the MOA or AOA, he cannot acquire any rights against under the contract against the company. ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि जैसे आउटसाइडर्स से प्रोटेक्ट किया जाता है कंपनी को, वैसे ही आउटसाइडर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जो बाहर वाले हैं। तो इनका मतलब क्या है यहाँ पे कि कंपनी की जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो सिर्फ कंपनी को पता होगी, वो तो आरओसी के पास पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो अगर कंपनी ने अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है तो फिर इसमें आउटसाइडर्स की गलती नहीं है। फिर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है कि अगर कंपनी लोन लेना चाहती है इस अमाउंट के बियॉन्ड जाके तो उनको शेयर होल्डर से एक एसआर पास करवाना पड़ेगा। ये बात कहाँ लिखी है, मान लो एमओए एओए में लिखी है कि इस अमाउंट से ऊपर अगर लोन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें 75% लोगों की अप्रूवल चाहिए होती है। तो अगर एक बंदा कंपनी को लोन दे रहा है तो फिर उसको ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि कंपनी ने जो एसआर है वो पास कर दिया है, और बाद में अगर पता चले कि एसआर पास नहीं हुआ था तो फिर उसको ये नहीं था उसका लोन इस वजह से वापस ये नहीं कि रोका नहीं जाएगा कि उसको एसआर तो पास हुआ नहीं था। बेसिकली कहना मतलब है कि अगर मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं और तुम्हारी इंटरनल रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट है एसआर पास करने की, तुमने एसआर पास नहीं किया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो यही मान के चलूँगा कि तुम्हें जब मैंने लोन दिया था तो तुमने वो एसआर पास कर लिया, हाँ एमओए में लिखा, मैंने पढ़ लिया और मैंने मान के चले कि तुमने एसआर पास कर लिया। तो इनसाइडर्स जो आउटसाइडर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ये लॉ कि आपको अंदरूनी बातें नहीं पता होंगी, तो फिर आपको अंदरूनी बातें नहीं पता तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कंपनी फिर उसके लिए लायबल होगी। ठीक है, पढ़ो क्या कह रहा है, द डॉक्ट्रिन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एकदम ऑपोजिट है, एक्सेप्शन है। द अफोरसेड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज इन नो सेंस मीन दैट आउटसाइडर्स आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो ये कहना चाह रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपको इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होगा। आपको किसके बारे में पता होगा,
जो डॉक्यूमेंट्स आउटसाइड पड़े हैं, कंपनी के बाहर हैं, जो आरओसी के पास पड़े हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज है, इंटरनल रेगुलेशन के बारे में नॉलेज नहीं। ये बात यहाँ कहीं नहीं लिखी। ठीक, तो कहाँ गया अब इस पे ना केस स्टडी हुई, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविंड, तो उसी वजह से इसका नाम टर्कविंड रूल पड़ गया। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि बताओ टर्कविंड रूल क्या है। ठीक है, तो देखो इसका हुआ क्या था। फैक्ट्स ऑफ द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविंड। मिस्टर टर्कविंड वॉज द सोशल मैनेजर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरॉन्स कोलब्रुक स्ट्रीम कोल एंड स्वांसी एंड लाफर रेलवे कंपनी। भाई साहब क्या नाम है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। द कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड ऑफ 2000 pounds to the Royal British Bank which secured the company's drawings on its current account। ठीक है, बेसिकली कंपनी ने क्या किया था, 2000 पाउंड का एक बॉन्ड दिया था। ठीक है, किसको दिया था, रॉयल ब्रिटिश बैंक को। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने क्या किया हुआ था, इनका एक करंट अकाउंट खोला हुआ था। तो करंट अकाउंट मतलब एक तरीके से लोन होता है, ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं ना, कैश क्रेडिट बैंक ओडी, उसी को करंट अकाउंट बोलते हैं। तो वो जो बैंक अकाउंट करंट अकाउंट खोल रखा था, तो वो उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी मिलेंगे। तो सिक्योरिटी में उन्होंने 2000 पाउंड का बॉन्ड दे रखा था। ठीक है, द बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनीज सील साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी। 2 डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने साइन भी कर रखा था। जब कंपनी ने, बैंक ने, शायद कंपनी ने ड्राइंग्स, ये जो करंट अकाउंट है इसका पैसा नहीं चुकाया होगा। अब नहीं चुकाया तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कोशिश करी क्या कि ये 2000 पाउंड का जो बॉन्ड है इसके बदले 2000 पाउंड ले ले कंपनी से। कंपनी ने देने से मना कर दिया, तो बैंक ने फिर केस किया। किस पे, इस कंपनी पे, ये जो इतनी लंबी चौड़ी कंपनी का नाम है। When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, माने कि articles of association, directors only had the power to borrow up to an amount authorized by a company resolution. A resolution had been passed, but not specifying how much the directors could borrow. तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जब बैंक ने केस ठोका कंपनी पे कि हमारे बॉन्ड के जो पैसे हैं वो दिलवाओ, तो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला हमारे आर्टिकल्स में लिखा है कि आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वो रेजोल्यूशन तो हमने पास करवा लिया था आर्टिकल्स के हिसाब से, बट रेजोल्यूशन में ये नहीं लिखा था कि डायरेक्टर्स किस हद तक बोरो कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे पैसा। ये बात नहीं लिखी थी। तो क्योंकि ये बात नहीं लिखी तो हमारे को फिर लोन रीपे करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बॉन्ड के पैसे देने की भी ज़रूरत है। तो फिर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला कि आपने आर्टिकल्स की बात मानी। आर्टिकल्स में लिखा था कि आपको एक रेजोल्यूशन पास करना है, आपने वो पास किया। आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट थी कि कितना पास कर सकते हैं, कितना डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं, आपने वो रेगुलेशन फुलफिल नहीं करी। उसके बारे में कंपनी को, सॉरी जो बैंक है उसको नहीं खबर होगी। तो फिर यहाँ पे रॉयल ब्रिटिश बैंक को पैसा मिलेगा। ठीक है, देखो इट वॉज हेल्ड मतलब डिसाइडेड, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, दैट द बॉन्ड वॉज वैलिड, सो द रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड इन्फोर्स द टर्म्स। ही सेड द बैंक वॉज डीम्ड टू बी अवेयर दैट द डायरेक्टर्स कुड बोरो ओनली अप टू द अमाउंट द रेजोल्यूशंस अलाउड। मतलब वो कह रहा है कि कोर्ट ने क्या बोला कि हम मान के चलेंगे कि डायरेक्टर्स ने इसी बात को प्रूफ माना कि अगर आपने एसआर पास कर दिया, ओआर पास कर दिया, जो भी आपने वो पास कर दिया है, तो आपने उनको ऑथराइजेशन दे दी है कि आप बोरो कर सकते हो। आपकी इंटरनल रेगुलेशंस है कि अंदर से और लिखना, मेंशन करना जरूरी है, वो बात आपने लिखी तो डायरेक्टर्स ये चीज़ प्रिज्यूम नहीं कर सकते थे। Articles of association were registered, so there was a constructive notice, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolutions were passed because these were not registrable। देखो SR जो होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, जो मैंने भी बताया जिसमें 75% अप्रूवल चाहिए, आपको ये सबमिट करना होता है विद ROC। पर जब बात आती है OR की, OR में कितने % चाहिए होता है, 51% लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है। ये आप ROC के पास फाइल नहीं करते। तो कंपनी ने पास किया OR। अब जब OR पास किया तो OR ROC के पास नहीं गया, ROC के पास नहीं गया तो कंपनी को कैसे पता, सारे बाहर वालों को कैसे पता चलेगा
इसलिए क्या कहेंगे, क्योंकि ओआर आपने पास किया, ओआर आरओसी के पास नहीं जाएगा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई रेजोल्यूशन में जो पास हो गया वो हो गया, और डायरेक्टर्स को मान के चलेंगे उनको सब चीज़ पता थी, एसआर की जरूरत नहीं थी, तो भाई डायरेक्टर्स ने यहाँ पे ठीक लोन दिया है, कंपनी के बेhalf पे लिया है, और कंपनी को उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। द बॉन्ड वॉज वैलिड बिकॉज देयर वॉज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग्स। दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल। ठीक है, अब इस डॉक्ट्रिन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन तो है एक्चुअल नॉलेज और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी। कहने का मतलब क्या है, अगर मान के चलो डायरेक्टर्स खुद गड़बड़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स को तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। मैं कह सकता हूं कि आउटसाइडर, मैं बाहर वाला हूं, मुझे कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता, बट अगर डायरेक्टर्स जो खुद कंपनी में रहते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको तो सब पता है, वो फिर भी कोई ऐसा काम करे जो कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड जाके है, आर्टिकल्स की पावर बियॉन्ड जाके है, तो फिर इस सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि लेट अस सपोज, जो अभी एग्जांपल लिया था कि ओआर पास करना था, ओआर पास हो गया, ओआर में ये नहीं लिखा कि आपको अमाउंट कितना चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो ये रही कंपनी ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के आर्टिकल्स में पावर लिखी है कि डायरेक्टर्स को अगर बोरो करना है तो वो खुद से बोरो कर सकते हैं मैक्सिमम 50 लाख तक। ठीक है, उससे ज़्यादा बोरो करना है तो उनको क्या करवाना पड़ेगा, ओआर या एसआर, कुछ भी जो भी लिखा आर्टिकल्स में लिखा है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये रहा कंपनी के दो डायरेक्टर्स ए और बी, इन डायरेक्टर्स ने खुद से कंपनी को लोन दे दिया 75 लाख का। तो बताओ, डायरेक्टर्स को खुद से पता था कि कंपनी 50 लाख तक बोरो कर सकती है, मतलब उनके पास खुद ही पावर थी कि 50 लाख तक का कंपनी के बिहाफ पे बोरोइंग ले सकते हैं। इन्होंने अपने आप ही खुद ही कंपनी को लोन दिया 75 लाख रुपए का, बिना एसआर या ओआर पास करवा, जो भी रिक्वायर्ड था। तो बताओ, क्या इनको नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ना? तो फिर यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा, यानी कि ए लिमिटेड अगर आगे चल के मना कर दे 75 लाख देने से, तो ए लिमिटेड को सिर्फ और सिर्फ 50 लाख तक इनको वापस देना पड़ेगा, बचे 25 लाख जो खा गई उसका वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, तो अगर आपको खुद से एक्चुअली में नॉलेज है इरेगुलरिटी की, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुए हैं, आपको पहले से पता है, फिर भी आप कर रहे हो, तो नहीं, आप लोग को आपके ऊपर यह प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो जो डायरेक्टर्स वाला एग्जांपल था ना, मैंने यहाँ पे केस स्टडी में दिया हुआ, इसको पढ़ लेना, एज इट इज एग्जांपल है। नेक्स्ट, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आपको इरेगुलरिटी है, उसका डाउट भी है, या आप उसको नॉर्मल छानबीन से पता भी कर सकते हो, आपने वो चीज़ पता नहीं करी, तो ये डॉक्ट्रिन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब जैसे देखो, मान लो मैं एक कंपनी का छोटा सा अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, बीकॉम पढ़ा हुआ मैं, और मैंने सिर्फ एक जाके वो किया, तुम्हारे साथ आके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्या, और तुम रईस हो, मैं तुमसे आके कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ कि कंपनी ने मुझे ऑथराइज किया है कि मैं जाके कंपनी के असेट्स बेच सकता हूँ, और मैं आके तुम्हें कंपनी के 75% असेट्स बेचने आया हूँ, और हूँ क्या मैं, एक मामूली सा अकाउंटेंट। बताओ, क्या एक अकाउंटेंट के पास इतनी पावर होगी कि वो कंपनी के बिहाफ पे जाके कंपनी के 75% असेट बेच सकता है? नहीं। तो तुम्हें शक होगा या नहीं? तुम पहली बात तो मुझसे पूछो कि आप कौन? मैं जी अकाउंटेंट हूँ। वहाँ पे कब ज्वाइन किया था? 2 साल पहले ज्वाइन किया था। कंपनी कब से, शायद कब से? 10 साल से। 2 साल वाले एम्प्लॉय को नौकरी पे ऐसे रख के उसको 10 साल पुरानी कंपनी बेचेगा वो दे दिया। तुम्हें शक होना चाहिए कि नहीं? थोड़ी बहुत छानबीन करके खुद भी पता चल जाता। तो अगर तुम्हें सस्पिशन है इरेगुलरिटी की, फिर भी तुमने उस सस्पिशन, शक को छोड़ दिया, जाने दिया, तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर तुम्हें मैं 75% से बेच के, डॉक्यूमेंट बेच के पैसे लेके भाग जाऊं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जाके कंपनी से ये नहीं कह सकते लाओ 75% एसेट दे दो, तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? द डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेग्लिजेंट पर्सन्स।
इफ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी acts in a manner which would not ordinarily be within his powers, the person dealing with him must make proper inquiries and satisfy himself as to the officer's authority. तो आप उसको जो भी जिसके साथ वो डील कर रहा है उसकी प्रॉपर अथॉरिटी के बारे में पता करना चाहिए कि भाई तेरे पास उतनी ताकत है जो तू काम कर रहा है. इफ ही फेल्स टू मेक एन इंक्वायरी, अगर तुमने वो छानबीन नहीं करी, ही कैन नॉट रिलाई ऑन द रूल where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make the necessary inquiry. The protection of the Turkmen rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. ठीक है, तो देख लो वही एक केस स्टडी हुआ था, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डेंशॉन कंपनी. An accountant of the company transferred some property of the company in favor of Anand Bihari, who brought an action for the breach of contract against the company. The transfer was held by the court to be void since the power of transferring the property could not be considered as within the apparent authority of an accountant. तो वही एक अकाउंटेंट कंपनी के असेट्स बेच गया आनंद बिहारी को. आनंद बिहारी जाके कह रहा है कंपनी से मुझे असेट दे दो, कंपनी ने मना कर दिया, उसने केस कर दिया, लास्ट में क्या निकला, आनंद बिहारी केस हार गया. ठीक, तो सिम अकाउंटेंट पकड़ा, अकाउंट से लेंगे, फ्रॉड करके भागा है. हाँ, तो ऐसे ही और भी केस में हुआ. सिमिलरली इन द केस ऑफ हॉटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्थहर्ड, वेयर अ पर्सन होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप इन टू कंपनीज agreed to apply the money of one company in the payment of debt to the other. The court said it was something so unusual that the plaintiff were put upon inquiry to ascertain whether the persons making the contract had any authority in fact to make it. Any the rule would place cement companies without any sufficient reasons for doing so at the mercy of any servant or agent who should purport to contract on their behalf. Simply basically केस इसमें क्या हुआ था कि एक डायरेक्टर एक इंसान दो कंपनी में डायरेक्टर था, मान लो ए लिमिटेड और दूसरा बी लिमिटेड. तो एक उसने क्या किया डायरेक्टर ने, क्योंकि वो दोनों कंपनी में डायरेक्टर था, उसने ए लिमिटेड का लोन लेके उस लोन से बी लिमिटेड का लोन चुका दिया. ठीक है, और लोन भी दे दिया बैंक ने, क्या, दूसरी कंपनी का लोन चुकाने के लिए उसको लोन दे दिया. तो फिर यहाँ पे क्या कहा गया कि ये जो दिया गया लोन ये गलत है, क्योंकि आप, ये तो बहुत अनयूजुअल चीज़ है कि एक कंपनी का लोन चुकाने के लिए दूसरी कंपनी लोन ले रही है. ये तो यही बात हो गई कि आशा की फीस पे करने के लिए स्वीटी कहीं से लोन ले रही है. स्वीटी क्यों लोन लेगी, स्वीटी बिल्कुल आइडेंटिटी है, आशा बिल्कुल आइडेंटिटी है, इंसान है, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अच्छा, और कहाँ नहीं लगेगा डॉक्टर ऑफ इंडो मैनेजमेंट, अगर फॉर्जरी है. फॉर्जरी का मतलब क्या पे है, जाली सिग्नेचर. ठीक है, नकली. जैसे अब तुम देखोगे ना, हर चीज़ की एक फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बन जाती है, तो आप क्या करो, उसकी एक तरीके से नकली पैरेट कॉपी बना रहे हो, वो फॉर्जरी कर रहे हो, आप पूछ नहीं रहे हो लोगों से. तो अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे जाली सिग्नेचर करवाए हैं तो ध्यान रखना पूरे लॉ के लिए ये बात, कहीं भी अगर जाली सिग्नेचर किए हुए हैं तो वहां पे नो कंसेंट है. एक होता है फ्री कंसेंट ना होना, एक होता है नो कंसेंट. कंसेंट एक है कंसेंट ली बट जोर ज़बरदस्ती से ली, डरा धमका के ली, अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा के ली, फ्रॉड करके ली. एक होता है कंसेंट ली ही नहीं. तो अगर मैं मान लो तुम सोच के बैठे हो कि तुम साइन कर रहे हो सी फाउंडेशन का फॉर्म, और मैं तुमसे साइन करवा लूँ तुम्हारे जायदाद के फॉर्म पे, जिसमें तुम्हारी जायदाद अब मेरी हो गई, तो मैंने क्या किया, तुम्हारे से गलत तरीके से साइन करवाया, तो वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी, क्योंकि तुमने जहाँ साइन करा वहाँ साइन तुम्हारा दिमाग से मैच नहीं हो रहा. तुम्हारा दिमाग सोच रहा है कुछ और साइन हो रहा है कहीं और, वहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी. या फिर मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे जाली सिग्नेचर कर दिए, तो फिर वो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी. ठीक है, तो अगर जैसे कंपनी के रूल्स में लिखा है कि 2 डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन चाहिए तभी जाके आप लोन ले सकते हो, अप्रूवल चाहिए. ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, आपने तो साइन ओरिजिनल कर दिए, बाकी के 2 डायरेक्टर्स के साइन नकली कर दिए, तो फिर इस सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा. यानी कि अगर तुमने मुझे लोन दिया, ठीक है, और लोन देने से पहले मैंने जाली सिग्नेचर करवा के तुम्हें दे दिए, तुम्हें तो नहीं पता कि मैंने जाली सिग्नेचर किए, बट तब भी तुम्हें रिलीफ नहीं मिलेगा.
ये बहुत ही अजीब सी लगती है सोचने में, बट है। समझ रहे हो मेरी बात? तुमने मुझे लोन दिया, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने सबके अप्रूवल ले लिए। किस किस का अप्रूवल चाहिए था? एक तो मेरा चाहिए था और 2 लोगों का अप्रूवल और चाहिए था। मैंने उन दोनों लोगों के जाली सिग्नेचर कर दिए, अपना सिग्नेचर असली कर दिया और तुम्हें दे दिया, तुमने मुझे लोन दे दिया। अब बाद में पता चलता है कि ये जाली सिग्नेचर्स किए गए थे, तो तुमने जो लोन दिया था ना, वो तुम लोन अब कंपनी से नहीं ले सकते। किससे ले सकते हो? मुझसे, क्योंकि मैंने जाली सिग्नेचर किए थे। कंपनी से नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहां पे उन 2 लोगों की कंसेंट ही नहीं थी। देयर वॉज एब्सेंस ऑफ कंसेंट। नो कंसेंट और फ्री कंसेंट ना होने में फर्क होता है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू इरेगुलरिटीज विच माइट अदरवाइज अफेक्ट अ ट्रांजैक्शन, बट इट कैनॉट अप्लाई टू फॉर्जरी विच मस्ट बी रिगार्डेड एज अ नलिटी। फॉर्जरी जैसे नकली नोट भी होता है ना, नकली नोट भी क्या है? एक जाली नोट है ना, तो वो भी एक तरीके से जैसे चलता नहीं है, वैसे वो भी चलेगा नहीं। ठीक है, तो जो मैंने एग्जांपल लिया था ना, वही कि एक सेक्रेटरी और 2 डायरेक्टर के साइन चाहिए थे, एक ने साइन कर दिए, बाकी 2 की जाली सिग्नेचर कर दिए। वो एग्जांपल यहाँ पे केस स्टडी में भी आ चुका है। ठीक है, तो 2 मिनट लगाओ, इसको पढ़ लो। यहां से हमारा एक्ट खत्म हो गया। है नो कंसेंट और फ्री कंसेंट ना होने में फर्क है। फ्री कंसेंट ना होने का मतलब क्या है? आपने कंसेंट ली है बट किसी और तरीके से ली है, जैसे कोवर्जन लगाया, डरा धमकाया, अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, फ्रॉड किया, तो आपने वहां कंसेंट ली है। नो कंसेंट मतलब पूछा भी नहीं, किसी भी तरीके से कोशिश ही नहीं करी कंसेंट लेने की। क्या गलत पॉइंट क्यों है? जब तेरे सिग्नेचर नहीं किए गए तो तेरे पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं? हैं? तो कंपनी ने लोन लिया ही नहीं ना। एक बात बता, एक बात, अब अपना अपने जब अपने पे आएगी ना तब समझ में आएगी। हाँ, अब मैंने तेरे जाली सिग्नेचर करके लोन ले लिया, ठीक है, और अब मैं तुझसे क्या कह रहा हूं, बैंक आके तेरे से पैसे मांग रहा है कि लाओ। तू कह रहा है मैंने तो साइन किया ही नहीं। कर देखो आपके साइन है। अरे भाई किसी ने जाली सिग्नेचर, तू कह रहा है किसी ने मेरे जाली सिग्नेचर कर दी, मैंने नहीं लिया। हमें क्या करना है? आपकी सिग्नेचर तो है ना, एज इट इज कॉपी है ना आपकी सिग्नेचर की, लाओ पैसा लाओ। बता आगे। अब अपने पे आई तो तुरंत हो गया, हाँ मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। कंपनी बैठती तो ये तो कब गलत हो रहा है ना। तो इसलिए कहा गया है कि आपके ऐसे तो मैं जाली सिग्नेचर करके कुछ भी करवा सकता हूं। जाली सिग्नेचर करवा के तेरा डिवोर्स करवा दूं और तेरी बीवी से शादी कर लूं, फिर क्या करेगा? नहीं ना। जहां पे सिग्नेचर फॉर्ज्ड हैं, नकली हैं, जाली सिग्नेचर्स हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए क्या गया कि ये वो है, फॉर्जरी अलाउड नहीं। डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये केस स्टडी पढ़ ली। ठीक है, तो यहां से हमारा कंपनीज एक्ट भी खत्म हो जाता है। तो देख लो, ये एक्ट बहुत बड़ा है, 41 पेज का है। ये एक्ट तुमने अभी 41 पेज का जो यहां पढ़ा है, ये सब चीजें इंटरमीडिएट में रिपीट होने वाली हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जब तुम पढ़ोगे कंपनीज एक्ट का, वहां पे जाके तो तुम्हें दिखेगी हाँ यार ये सब तुमने पढ़ रखा है। कुछ कुछ चीजें चैप्टर 2 में शायद थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी कंपनीज एक्ट के, बट काफी चीजें जो तुम यहाँ पढ़ के जा चुके हो 41 पेजों में, वो सब तुम्हें कंपनीज एक्ट में वहां में मिलेगा। और तुम्हारे को यहाँ पे अभी सिर्फ बेस, हल्का हल्का बेस दिया गया है। अभी आगे चल के, अभी जैसे तुमने लेक में छलांग लगाई है, इंटरमीडिएट पहुंचोगे तो तुम एक रिवर में छलांग लगाओगे, और जब फाइनल पहुंचोगे
तो एक ओशन में छलांग लगाओगे। ठीक है, हाँ हो सकता है तुम्हारे टाइम तक, जब तक तुम पहुंचो तब तक ये फाइनल का पेपर ना बचे लॉ का। जब तक फाइनल में पहुंचोगे तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि नया सिलेबस आने के चांसेस हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारे को लॉ का पेपर जो ग्रुप में होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके जो होता है वैसे ना देना पड़े। हो सकता है कि तुम ये जो लॉ है ये एक अलग करके एक सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स बन जाएंगे। अभी के जो स्कीम है उसके हिसाब से लॉ जो है वो उसमें से हट जाएगा, ग्रुप में से, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 होने वाला है तुम्हारे इंटरमीडिएट में, उसमें से हट जाएगा और एक सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स करके आएगा। उसमें भी 5-6 चैप्टर्स करने होंगे। ठीक है, वो 5-6 चैप्टर सब्जेक्ट्स करने होंगे, 4-5 सब्जेक्ट करने होंगे, उसमें लॉ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हो सकता है, बट अभी के लिए क्या है, अभी के लिए सीए फाइनल में प्रॉपर लॉ का एक सब्जेक्ट है, आगे चल के हो सकता है वो चेंज हो जाए। ठीक है, बट पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो लॉ तुम्हें पढ़ाए बिना निकालेंगे नहीं। क्योंकि अगर एक सीए को ही कंपनीज एक्ट नहीं पता तो भैया किसको पता होगा। ठीक है, वकील को उतना नहीं पता हो सकता, और सीएमए को भी ज़्यादा नहीं बताया जाता, उसको भी बताया जाता बट उतना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आती कंपनी के अंदर। ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी आती है, सीए की आती है। तो तुम्हें इसमें छलांग लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो अभी हमने सिर्फ अपने आप को हल्का हल्का सा मग दे के पानी डाल के नहाया है बस, अभी हम छलांग नहीं लगाई अभी हमने। ठीक है, तो कंपनी को ध्यान से करके जाना, इसमें कम से कम 8 से 10 नंबर का सवाल बन जाता है। कम से कम 8 से 10 नंबर, मतलब 10% के आसपास तो वेटेज ये रखता ही रखता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कोई डाउट है, कोई चीज पूछे तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो फिर आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।